तो हम लोग इसके पहले वाले पार्ट में एक न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने देखा था। अभी हम क्या देखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम देखें। देखो सबसे पहले एक चीज़ मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तुम सभी के पास आई थिंक एच सी वर्मा का बुक होगा। पहले तुम एच सी वर्मा का सभी क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने भी प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं सॉल्व अनसॉल्व उस सभी को पहले सॉल्व करो। जब तुम्हारा वो सॉल्व हो जा रहा है उसके बाद तुम क्या करोगे, दूसरा कोई भी बुक आइदर तुम बी एम शर्मा सॉल्व करो या मोशन है जो भी बुक तुम्हारे पास हो, अरिहंत का बुक हो या फिजिक्स गैलेक्सी का बुक हो, जो भी बुक हो तुम देख सकते हो। लेकिन एक बुक तुम रेफरेंस कंसीडर करो, नहीं जिसको तुमको उसमें से जितने भी क्वेश्चंस है सभी को तुमको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। नहीं आता है तो तुम पूछ सकते हो। तुम लोगों की आदत क्या है कि थोड़ा इधर से पढ़ लें, थोड़ा उधर से पढ़ लें, थोड़ा उधर से पढ़ लें, तो वैसे कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप वैसे पढ़ोगे आपका कॉन्फिडेंस कभी बिल्डअप नहीं होगा। तो इसलिए बेटर क्या है कि आप एक बुक पहले सॉल्व करो, कौन सा, एच सी वर्मा। एच सी वर्मा का सभी क्वेश्चन सॉल्व करो और जो नहीं आता है तुम डाउट मुझे सेंड करो, मैं कोशिश करूंगा यदि कॉमन डाउट होगा तो मैं क्लास में डिस्कस करने के लिए, और ऐसे मुझे यदि लगेगा कि नहीं पर्सनली भी मुझे एक्सप्लेन कर देना चाहिए तो मैं कर दूंगा, और नहीं तो मुझे लगेगा कि नहीं ये अच्छा क्वेश्चन है तो मैं उसको क्लास में डिस्कस करूंगा। तो पहले तुम एच सी वर्मा डेली, और डेली क्या है, जैसे मान लो कि अभी हमने ये पढ़ाया तुम लोगों को कि नेट एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो तुम्हारा काम ये होना चाहिए कि एच सी वर्मा का बुक ओपन करो और उसमें देखो कि कितने ऐसे क्वेश्चन है जो सर ने आज पढ़ाया है। तो जब तुम लेक्चर देखोगे और मेरा लेक्चर देखने के जस्ट बाद एक बार तुम फिर से रिवीजन करो, और रिवीजन करके खुद से तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमसे मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और यदि फिर भी नहीं होता है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तुम लोग क्या करते हो कि लेक्चर अभी देख लिए और आज उसको सॉल्व नहीं करेंगे, कल सॉल्व करते हैं, परसों सॉल्व करते हैं, तो ऐसे क्या होता है बैकलॉग तुम्हारे पास इतना हो जाता है और बाद में तुमको जब समझ में नहीं आएगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस या इंटरेस्ट जो होता है वो चला जाता है। तो बाद में ऐसे होगा कि नहीं मुझे फिजिक्स पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है और मैं नहीं पढ़ूँ। तो वैसे मत करो तुम, है ना, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि आपको यदि स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है, तो फिजिक्स का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। फिजिक्स का रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपसे आप पहले सबसे पहले कौन सा बुक सॉल्व करना है, एच सी वर्मा। एच सी वर्मा पूरा थॉरोली सॉल्व करो, उसके बाद तुम बी एम शर्मा सॉल्व करो या जो सॉल्व करना है वो सॉल्व करो। इसके बाद जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है तो उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर एटलीस्ट मेंस लेवल का क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बाद में जब ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, आई मीन सिलेबस फिनिश हो जाएगा, तो हम वही करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि नहीं आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। तो बेटर ये है कि जैसे जैसे रनिंग टॉपिक है उसके साथ साथ आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी क्या करो, सॉल्व करते जाओ। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अभी क्या देखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे कैलकुलेट करते हैं। जनरल मोशन में, आई मीन प्लेनार मोशन, आई मीन कर्वलिनियर मोशन में हम कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर और एंगुलर वेलोसिटी जनरल मोशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के मैं दो फार्मूला बताऊंगा, है ना। एक जब कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और एक जब कर्व का इक्वेशन नहीं दिया हुआ है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों मेथड से हम देखेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैलकुलेशन ऑफ क्या होगा, रेडियस, रेडियस ऑफ क्या होगा, कर्वेचर आर। बहुत सारे बुक में इसको रो से भी डिनोट किया हुआ है, लेकिन हम रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए हम, क्योंकि हमने आर कंसीडर किया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ, रेडियस होगा। अब देखो अभी तक हमने क्या कंसीडर किया था, सर्कुलर मोशन, कि कोई भी पार्टिकल कंप्लीट सर्कल पे मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी पार्टिकल जैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर कर लो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम क्या कंसीडर गए हैं, उसको हम बोले कर्वलिनियर मोशन। आई मीन पार्टिकल जो है वो किसी पार्टिकुलर कर्व के अलोंग क्या है, आई मीन पैराबोलिक पाथ पे क्या है, मूव कर रहा है। तो जब कोई भी पार्टिकल किसी कर्व के अलोंग मूव करता है तो उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं,
कर्व लीनियर मोशन बोलते हैं। सर्कुलर मोशन में तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे देखो मान लो कि क्या है, यही एक पाथ दिया हुआ है, देखो ध्यान से, यही क्या है, एक पाथ है, ये क्या है, एक पाथ है। कौन सा है पाथ? कर्वलीनियर पाथ है। अब देखो हर पार्ट को यदि आप छोटे छोटे सेगमेंट को कंसीडर करोगे तो क्या होगा, हम यदि उसको बहुत छोटा कंसीडर कर लें, एक क्या होगा, सर्कुलर आर्क के फॉर्म में क्या होगा, सर्कुलर आर्क बन जाएगा। देखो तो यहाँ जैसे आप देख सकते हो कि एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करो तो यहाँ आप देखोगे कि ये क्या होगा, एक सर्कुलर आर्क बनेगा। ये क्या होगा, सर्कुलर आर्क बनेगा, ये सर्कल बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली। क्या होगा, ये सर्कल बन जाएगा। समझ में आया ना, ये क्या होगा, सर्कल बन जाएगा। यहाँ यदि क्या है, यहाँ ऑफकोर्स कुछ वेलोसिटी होगा उसका, उसी तरह यहाँ भी देखोगे तो देखो एक कर्व है, ये सर्कुलर आर्क हुआ तो ऑब्वियसली सर्कुलर आर्क है तो उसका क्या होगा, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका सर्कुलर आर्क है तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका रेडियस होगा। ठीक है, तो उसी रेडियस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहाँ मान लो कि यहाँ वेलोसिटी क्या है, v1 है। ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ देखोगे उसी तरह इस आर्क को, छोटा पार्ट को कंसीडर करोगे तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर आर्क बोल सकते हैं। देखो ये सर्कुलर आर्क होगा। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ ये C1 सेंटर हुआ, ये क्या हुआ, C2 सेंटर हुआ। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि मैं R1 मान लूँ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो सकता है, R2 हो सकता है। यहाँ वेलोसिटी ऑलवेज याद रखना है कि वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज पाथ पे क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो ये सेकंड हुआ। उसी तरह आप यहाँ भी कंसीडर कर सकते हो कि ये भी क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, है सर्कुलर आर्क, ये सर्कुलर आर्क हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इसका भी क्या होगा, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसको मैं C3, ऐसे बहुत सारे आर्क मिलेंगे जिसका क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और सर्कुलर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। उस सिचुएशन में आपसे यदि पूछा जाए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ, R1 R2 R3 आपको क्या करना, कैलकुलेट करना। ठीक है, ये क्या हो गया, देखो यहाँ क्या हो गया, V3 हो गया। इन एंड सो ऑन, वेयर R1 R2 R3 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एट क्या होगा, पॉइंट दिस एंड पॉइंट दिस। डिफरेंट पॉइंट पे क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा। अब मुझे कैलकुलेट करना है तो हम दो मेथड यूज करेंगे। ठीक है, पहला मेथड क्या है जो मैं बता रहा हूं। अब देखो ये क्या है, दिस इज टेंजेंट और दिस इज क्या होगा, नॉर्मल। यही नॉर्मल होगा ना। तो यहां जो होगा ये क्या होगा, देखो इधर जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एन का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल एक्सेलरेशन, और इसी को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। याद रखना है। ठीक है, उसी तरह यहां देखोगे तो यहां जो एक्सेलरेशन होगा इधर क्या होगा, उसका डायरेक्शन इधर होगा, इधर क्या होगा, एन होगा, इधर भी क्या होगा, एन होगा। ये ध्यान देना है। देखो एन जो है वो क्या है, v पे क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए n स्टैंड फॉर क्या होगा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, वेलोसिटी। तो मेथड फर्स्ट में क्या हम कैलकुलेट करेंगे, मेथड फर्स्ट, दोनों मेथड से मैं बताऊंगा तुमको और ये प्रूव करूंगा कि दोनों मेथड से क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो तो n, तुम तो ये जानते हो कि n इज इक्वल टू क्या होता है, अरे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन क्या होता है, r। क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, r। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, नॉर्मल कंपोनेंट, ऐसे मैं बोलता हूं, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, ये ध्यान, एक्सेलरेशन नॉर्मल टू द क्या होगा, नॉर्मल टू द वेलोसिटी। ठीक है, v क्या है, स्पीड एट दैट पॉइंट। ठीक है, क्या है, स्पीड एट दैट पॉइंट, स्पीड एट एनी पॉइंट। और r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर,
रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट, जनरल पॉइंट एट एनी पॉइंट, मैं बता रहा हूं एट एनी पॉइंट। अब मुझे आर निकालना है, तो आर कैसे कैलकुलेट करेंगे देख सकते हो तुम, यहां से आर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आर इज इक्वल टू क्या होगा, आई मीन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व इज इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर, आई मीन स्पीड स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ए एन। ये जनरल रिजल्ट हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय component of acceleration at that component of acceleration perpendicular to velocity at that point, या component of acceleration along normal to that point। समझ में आया ना, क्या है, समझ में आया। तो ये जनरल केस में, जनरल कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपसे ये पूछा जाए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करो, तो उस पॉइंट पे आप स्पीड कैलकुलेट कर लो, और उस पॉइंट पे स्पीड के परपेंडिकुलर आप एक्सेलरेशन का कंपोनेंट फाइंड आउट करो, और वही जो कंपोनेंट से क्या और ये वाला रिजल्ट यूज करो, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड क्या हुआ, ये हुआ कि एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन क्या होगा, एन हो गया। ये फर्स्ट मेथड हुआ, मैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। दूसरा मेथड क्या है, देखो ये जी, दूसरा मेथड क्या है कि इफ द पाथ इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन, है ना, क्या होगा, ये तभी यूज करेंगे, क्या होगा, इफ क्या होगा, पाथ इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या होगा, गिवन। आई मीन इस कर्व का जो पाथ इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पाथ इक्वेशन दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ क्या, y इज इक्वल टू एफ एक्स, आई मीन y इज इक्वल टू क्या होगा, y एज ए फंक्शन ऑफ क्या होगा, x। उस सिचुएशन में आप ये फार्मूला यूज नहीं करके ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, d2 y अपॉन क्या होगा, dx2। मैं बताऊंगा दोनों से। तो जब पाथ इक्वेशन दिया हुआ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इस इक्वेशन को यूज करके करोगे। यदि पाथ इक्वेशन नहीं दिया हुआ है तो आप वेलोसिटी दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, सॉरी वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आपको मालूम है, तो उस सिचुएशन में आप डायरेक्ट क्या करोगे, ये फार्मूला यूज करोगे। तो दो फार्मूला है, इसी को यूज करके जब कुछ नहीं आता है तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं। मैं बताऊंगा तुमको कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे कैलकुलेट करोगे, इस फार्मूला, दोनों मेथड में यूज करूंगा, और मैं तुमको बताऊंगा कि दोनों मेथड से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे कैलकुलेट। लेकिन याद रखना है कि ये फार्मूला तभी यूज करना जब क्या होगा, इफ पाथ इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन, आई मीन कर्व का पाथ इक्वेशन, आई मीन कर्व दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, या पाथ इक्वेशन ऑफ पार्टिकल, कर्व मत लिखना, ये पाथ इक्वेशन ऑफ पार्टिकल लिखना, इज गिवन, या हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन, देन हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दो फार्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम आइए एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। तो दो पॉइंट तुमको क्या करना है, माइंड में रखना है। अब देखो क्या है एग्जांपल, प्रोजेक्टाइल मोशन तुम लोगों ने पढ़ा है ना। जैसे एक एग्जांपल देखो, मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, देखो ध्यान से, कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड at an angle theta with horizontal with speed
v nut as shown in the figure below, ठीक है, फिगर बिलो दिया हुआ है। देखो ध्यान से, ये डायग्राम भी ड्रॉ कर दे रहा हूं, तुमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वाई और एक्स एक्सिस हुआ, यहाँ से ऐसे फेंका गया है इसको, किस वेलोसिटी से, वी नट वेलोसिटी से, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ जो इसका पाथ होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे ही होगा ना यार, पाथ जो होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। क्या होगा, पाथ जो होगा वो ऐसे होगा ठीक है, ये ऐसे पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट क्या हुआ, वो हुआ, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो ये तुमको मालूम है, एच पॉइंट मैं लिख देता हूँ, ठीक है, या पी पॉइंट लिख देता हूँ, और ये पॉइंट क्या होगा, ये हो जाएगा। समझ में आया ना। अब देखो ये तुमको मैं हिंट देता हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, यहाँ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी नट कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी नट साइन थीटा, ठीक है। यहाँ इसका वेलोसिटी क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी क्या होता है, वी नट कॉस थीटा होगा, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, ये भी तुमको देखना है, यहाँ ये वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी नट साइन थीटा, और ये वाला वेलोसिटी क्या होगा, वी नट कॉस थीटा। समझ में आया ना। डिफरेंट पॉइंट पे मैंने क्या किया, वेलोसिटी लिख दी, ये समझ में आया। देन फाइंड क्या होगा, फाइंड रेडियस ऑफ, क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर R, रेडियस ऑफ कर्वेचर R when particle is at, क्या होगा, at O, B में क्या है, P, ठीक है, C में क्या है, C में क्या दिया हुआ है, A, और D मैं यहां लिख रहा हूं, when particle makes an angle alpha, या when velocity of particle ऐसे लिख सकते हैं, when velocity of particle makes an angle alpha with, क्या होगा, with horizontal। बाद में मैं ये भी तुमको बता दूंगा कि एट एनी टाइम टी भी तुम कैसे लिख सकते हो, इससे एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले तुमको ये देखना है कि कहीं भी, तो दोनों मेथड से मैं बताऊंगा तुमको कि दोनों मेथड से तुम आराम से क्या कर सकते हो, आंसर दोनों मेथड से क्या होगा, सेम आएगा। लेकिन पहले मुझे क्या करना है, सिंपल क्या है, जो पहला मेथड मैंने बताया था वो हमको क्या करना है, यूज करना है। अब देखो यहाँ तुमको मैं क्या कर रहा हूँ, पाथ इक्वेशन लिख देता हूँ कि तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो जब पार्टिकल कहाँ है, ओ पे है। अब देखो यहाँ जो जी है, यहाँ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है। तो हर जगह जी के दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या होगा, जी का पाथ पे क्या होगा, टेंजेंट होगा, और दूसरा क्या होगा, पाथ पे क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो इस केस में हमेशा तुमको क्या करना है कि वही किसी भी पॉइंट पे यहाँ जब तुम देखोगे तो इस केस में एन इज, देखो m1 में हम क्या मैंने बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय क्या होगा, n, ठीक है। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, v स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे, g नॉर्मल। g नॉर्मल है किस केस में, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में। समझ में आई बात। g नॉर्मल क्या होगा, ध्यान से देखना कि कंपोनेंट क्या होगा, कंपोनेंट
कंपोनेंट ऑफ क्या होगा एक्सेलरेशन नॉर्मल टू द क्या होगा नॉर्मल टू वेलोसिटी। यही तुमको क्या करना है यूज करना है, बस यही। जी का क्या कर रहे हैं कंपोनेंट वेलोसिटी पे क्या करो परपेंडिकुलर तुम फिगर आउट कर लो और यहाँ वैल्यू रख दो, तुमको आसानी से क्या होगा n इज इक्वल टू क्या लिखना है, फिर से ध्यान से कंपोनेंट ऑफ क्या होगा एक्सेलरेशन और नॉर्मल टू द क्या होगा जी। अब देखो ध्यान से, यहाँ कहीं भी तुम देखोगे हर जगह देखो यहाँ भी जी लग रहा है, ठीक है यहाँ, तो यहाँ भी क्या होगा एक जी का कंपोनेंट क्या होगा इस पे परपेंडिकुलर होगा। देखो ध्यान से, इसको हम क्या बोलेंगे जी एन बोलेंगे, और एक क्या होगा पाथ के अलोंग मूव कर, इसको हम क्या बोलेंगे जी टेंजेंशियल बोलेंगे। उसी तरह यहाँ भी क्या होगा एक जी क्या होगा जी नॉर्मल लगेगा, और यहाँ जी टेंजेंशियल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। हर जगह यहाँ भी देखोगे ये क्या होगा, देखो जी हमेशा किधर लग रहा है इधर लग रहा है, तो यहाँ जी के दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है। एक क्या होगा देखो इसको हम क्या बोलेंगे जी टी, और दूसरा क्या होगा एक क्या होगा जी क्या होगा एन होगा। हर जगह क्या होगा, तो ये आर के आप कंसीडर करोगे तो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो होगा क्या होगा जी एन होगा, जी टी नहीं होगा। समझ में आया ना, जी टी का इस टेंजेंशियल कंपोनेंट का काम क्या होगा पार्टिकल के वेलोसिटी को क्या करना, आई मीन स्पीड को क्या करना चेंज करना, और इसका काम क्या है केवल डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या करना चेंज करना। समझ में आया ना, तो हमको जी का वैसा कंपोनेंट लेना है जो वेलोसिटी पे क्या हो, जो सेंटर के तरफ क्या होगा आई मीन कर्वेचर के तरफ मूव कर रहा हो, आई मीन जिसके वजह से क्या हो रहा हो सर्कुलर मोशन हो रहा है। आई मीन सिंपल हम बोल सकते हैं कि वैसा कंपोनेंट लेना है जो क्या करे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे। तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा वी स्क्वायर अपॉन क्या लिखा जी लिखा। अब जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे पार्टिकल होगा, देखो तो यहाँ मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यही क्या है तुम्हारा ऐसे पाथ दिया हुआ है और यही पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। ध्यान से देखना, एक समझ जाओगे उसके बाद खुद से भी तुम सॉल्व कर सकते हो। ये क्या हुआ वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। यहाँ देखो यहाँ जी का जो वैल्यू जी देखो तो जी ऑलवेज किधर लग रहा है इधर लग रहा है यार, तो ये देखो ये क्या होगा यही पाथ पे टेंजेंट है क्या, तो एक कंपोनेंट इधर लगेगा और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा इधर लगेगा इधर इधर इधर, यही क्या होगा तुम्हारा जी एन होगा यहाँ ओ पॉइंट पे, और ये क्या होगा जी टी होगा। अब देखो ये एंगल क्या है थीटा है, ये टेंजेंट है यही वी का डायरेक्शन है। देखो यहाँ वेलोसिटी क्या है इस पॉइंट में वेलोसिटी क्या है वी नॉट है, तो ये थीटा है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। इधर जी है तो नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाएगा जी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा जी साइन थीटा हो जाएगा। इसको मुझे नहीं यूज करना है क्योंकि सेंट्रीपिटल इधर कहीं क्या होगा इधर क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखोगे तो इधर क्या होगा एक सर्कुलर आर्क बनेगा ऐसे ऐसे, और उसको हम अप्रोक्सीमेटली ये सर्कुलर आर्क होगा तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा या रेडियस अब इधर कहीं होगा, यही सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अब मुझे आर यहाँ जी एन इज इक्वल टू अपने को क्या मिल गया जी क्या मिल गया जी एन इज इक्वल टू जी कॉस थीटा, यहाँ लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू स्पीड यहाँ क्या है ओ पे वी नेट है तो हम लिखेंगे वी नेट स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा। यही क्या हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर हम बोल सकते हैं ओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट क्या हुआ ओ मालूम चले। अब हम आते हैं पी पॉइंट पे, देखो पी पॉइंट पे यही है ना पी पॉइंट यार, पी पॉइंट ये है। यहाँ भी आप देखोगे तो ऐसे कुछ क्या होगा एक कर्व होगा छोटा सा, मैं बड़ा दिखाया लेकिन ये क्या होगा एक छोटा क्या होगा आर्क होगा, एक छोटा आर्क, तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ भी क्या है देखो जब आर आर पी लिखोगे आई मीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट पी, तो वेलोसिटी एट पी लिखना है, मुझे क्या लिखना है vp स्क्वायर वेलोसिटी आई मीन स्पीड एट p स्क्वायर डिवाइडेड क्या होगा कंपोनेंट ऑफ g नॉर्मल टू द क्या होगा v। तो यहाँ देखो तो इधर क्या लग रहा है यार gn इज इक्वल टू इधर g होगा क्या, अरे यहाँ g होगा क्या इधर, तो हम लिख सकते हैं r एट p इज इक्वल टू क्या होगा v नट, और यहाँ vp कितना है vp इज इक्वल टू v नट इंटू क्या होगा cos थीटा। ये तो तुम लोग को मालूम है कि मैक्सिमम हाइट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं v नट
स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन हमने क्या लिखा है, जी लिखा। ये मालूम चल गया। अभी मेथड फर्स्ट मैं बता रहा हूं। अब यदि मैं ओ पे देखूं, ओ पे और ए पे और ओ पे सेम ही होगा क्या यार? ए और ओ पे सेम होगा, तुम देख सकते हो यहां से, ठीक है। क्या होगा, ए और ओ पे क्या होगा, सेम होगा। यहां मैं तुमको बता रहा हूं, देखो यहां ए पे वेलोसिटी का एगेन डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा। और जिस स्पीड से हमने फेंका है उसी स्पीड से आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये एंगल यही जी हो गया, तो यहाँ भी क्या होगा, यदि देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला एंगल, यही क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये वाला कर्व, ये वाला, यही क्या हो जाएगा तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये क्या होगा, रेडियस। यहाँ भी तुम ध्यान से देखोगे तो इसी तरह तुम बोल सकते हो, देखो ये वाला एंगल कितना होगा, तुम बता सकते हो कि जितना एंगल पे हमने फेंका है ये वाला एंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल अगेन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ई जो होगा वो क्या हो जाएगा, अगेन वी नॉट स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा हो जाएगा। दूसरे मेथड से मैं बताता हूं। तो जब भी आपको क्या करना है, प्रोजेक्टाइल मोशन का केस हो, तो एक ही ट्रिक याद रखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट टू द कर्व इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ स्पीड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे स्पीड कैलकुलेट करो, उसका स्क्वायर करो, डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ जी परपेंडिकुलर टू और नॉर्मल टू द क्या होगा, स्पीड, या नॉर्मल टू द क्या होगा, पाथ। ये आपको क्या करना है, रिजल्ट याद रखना। अब इसमें जो तीसरा क्वेश्चन था कि जब क्या है कि पार्टिकल किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जब पार्टिकल क्या है हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, उस सिचुएशन में आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो इस क्वेश्चन को तुमको पाथ इक्वेशन से सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो पाथ इक्वेशन से। फिर मैं आता हूं लास्ट वाला क्वेश्चन बताता हूं, मेथड 2 बाय यूजिंग क्या होगा, बाय यूजिंग पाथ इक्वेशन। अब याद रखना है कि क्या होगा, r इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस dy अपॉन क्या होगा, dx द होल स्क्वायर के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y अपॉन क्या होगा, dx2 का मॉड। ये मैंने मॉड क्यों लिया, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और डेरिवेटिव क्या होगा, किसी पॉइंट पे पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ मॉड लिया। अब देखो पाथ इक्वेशन क्या होता है, तुम लोग को मालूम है कि पाथ इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या होता है, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा, 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही होता है पाथ इक्वेशन, यही होता है ना यार पाथ इक्वेशन। पाथ इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक और फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पहले अब याद रखना कि जिस पॉइंट पे मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पे dy अपॉन dx का वैल्यू निकालना है, और उस पॉइंट पे d2y अपॉन dx2 का वैल्यू निकालना है। d2y अपॉन dx2 का मतलब क्या हुआ, सेकंड टाइम, 2 टाइम डिफरेंशिएट करना। अब यहाँ देखो, यहाँ थीटा भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, सभी कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू डी ऑफ x dx माइनस g अपॉन क्या होगा, 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा d ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, dx, ठीक है। अब यहाँ ये भी लिख सकते हो, देखो तो ये dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस ये देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, तो माइनस जी x अपॉन क्या लिखेंगे, v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये तुमको क्या मिल गया, dy अपॉन क्या होगा, dx मालूम चल गया। तुमको मैं बता रहा हूँ कि देखो इससे भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे रिजल्ट नहीं आएगा।
हाँ, इसका प्रूफ इसलिए मैंने नहीं बताया कि तुमको समझ में नहीं आएगा, अभी तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं इसको प्रूफ करना, और ज़रूरी भी नहीं है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम चल गया। अब सेकंड डेरिवेटिव देखो, तो देखो इधर d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू क्या होता है, d ऑफ dy dx विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, देखो तो d ऑफ dx, ये dy बाई dx का वैल्यू रखो तो क्या रखोगे, tan थीटा माइनस gx अपॉन v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होगा, थीटा, यही होगा ना। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो देखो d2y अपॉन क्या होगा, dx2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो जीरो हो जाएगा यार, d ऑफ tan थीटा dx, tan थीटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, माइनस g v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा d ऑफ x dx। तो आप देखोगे कि d2y अपॉन क्या होगा, dx2 इज इक्वल टू, ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये कितना हो जाएगा, माइनस g ऑफ v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको वैल्यू मालूम चल गया। समझ में आई बात। अब तुमको क्या करना है, डिफरेंट पॉइंट पे क्या करना है, वैल्यू लिखना है। ये वाला फॉर्मूला तुमको याद रखना है, ठीक है। 2-3 न्यूमेरिकल बताऊंगा कि तुमको ये समझ में आ जाए कि कैसे यूज करेंगे। d2y अपॉन dx2 अपने को देखो, d2y अपॉन dx2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये चेंज होगा। तो देखो तो एट ओ का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन पे, आई मीन एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ए में क्या होगा, आर क्या होगा, आई मीन आर ओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट का, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं, आर ओ का मतलब क्या हुआ, रेडियस ऑफ क्या होगा, कर्वेचर एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो देखो तो d2y अपॉन dx2 का वैल्यू 0,0 पे क्या होगा, ये कैलकुलेट कर लो, या x इक्वल टू जीरो रखो तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो गया tan थीटा, कोई डाउट नहीं है ना। और यही देखो तो ये तो कांस्टेंट है यार, d2y अपॉन dx2 का अगेन वैल्यू कहाँ है, 0,0 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस g अपॉन क्या हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब कुछ नहीं करना है तुमको, वैल्यू रखते जाना है, ठीक है। क्या करना है, वैल्यू रखते जाना है। अब यहाँ वैल्यू रख दो, ठीक है। क्या करना है, यहाँ तुमको वैल्यू रख देना है। तो देखो RO इज इक्वल टू क्या होगा, RO इज इक्वल टू क्या होगा, ये हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ RO इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस dy अपॉन dx द होल स्क्वायर। तो dy अपॉन dx क्या है, tan थीटा। तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई मॉड लेना है, मॉड। तो मॉड लेगो तो नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हम लिख सकते हैं g माइनस जी अपॉन v नॉट स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, सेक्यू थीटा अपॉन, देखो ये g इंटू क्या हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर अपॉन g क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। आ गया। यही तो मैंने बताया था यार कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, v नॉट स्क्वायर अपॉन g कॉस थीटा, यही बताया था क्या। तो दोनों मेथड से तुम आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूसरा एग्जांपल नहीं, हाँ अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमम हाइट पे कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू कहाँ कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट पे। इसकी जरूरत है इसलिए मैंने रखा। तो देखो सेकंड पॉइंट क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर
एट पॉइंट क्या होगा, पॉइंट P, जहाँ P मैंने लिखा था, I mean क्या होगा P, ठीक है। तो देखो तो अब P का कोऑर्डिनेट क्या होगा यार, क्या होगा H, r/2 कॉमा H होगा क्या, r/2 कॉमा H, ठीक है। तो मुझे H से कोई मतलब नहीं है, तो देखो यहाँ अगेन dy अपॉन क्या होगा dx एट क्या होगा r/2 कॉमा H, ये r/2, अब dy/dx यही है ना, तो देखो तो tan थीटा माइनस जी अपॉन वी नट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू r/2। अब r का तुमको फॉर्मूला मालूम है ना, अब r/2 रखो तो यहाँ वी नट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा जी, ठीक है, इंटू 2। ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये g से g कैंसिल हो गया, वी नट स्क्वायर से वी नट स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। और होना भी चाहिए, ये कैलकुलेट करना जरूरी था क्या, तुम बताओ, ये कैलकुलेट करना dy/dx कैलकुलेट करना जरूरी था क्या? थोड़ा सा यार तुम स्मार्ट वे से करते, ये तो जस्ट मैंने टाइम पास किया, मुझे मन था चलो मैं टाइम पास कर लेता हूँ तो मैंने कर लिया, लेकिन थोड़ा सा तुम स्मार्ट वे से सोचोगे तो बोलोगे नहीं सर आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। अब तुम बोलोगे सर जरूरत क्यों, तुम पूछ भी सकते हो कि सर जरूरत क्यों नहीं, अरे देखो ये समझ में आया ना, तो वहां dy/dx क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऑब्वियसली जीरो होना चाहिए। मैक्सिमम हाइट पे टेंजेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जो टेंजेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। और मैंने बताया था कि dy/dx क्या करता है, स्लोप को किसी भी पॉइंट पे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर इसकी जरूरत नहीं है, आप तो टाइम पास कर रहे हैं और हम लोग का टाइम जो है वेस्ट कर रहे हैं, है ना। देखो यहाँ ध्यान से ऐसे सोचोगे, यहाँ देखो यहाँ टेंजेंट dy/dx का मतलब क्या होता है, याद करो मैंने बताया था कि dy/dx का मतलब क्या हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होगा, देखो इस पॉइंट पे P पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है ना, तो यहाँ स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, आई मीन dy/dx एट P पॉइंट पे क्या हो जाएगा जीरो। तो एक कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी, जस्ट मैंने टाइम पास किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट r का फॉर्मूला लिख देते हैं, r एट P इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 1 के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई क्या होगा g माइनस जी अपॉन वी नट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होगा मॉड, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा वी नट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या मिल गया जी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P क्या हो गया, मालूम चल गया, ठीक है। तो जब पाथ इक्वेशन से भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, और पाथ इक्वेशन नहीं दिया हुआ है तो वैसे भी कैलकुलेट कर सकते। अब हम आते हैं एक सेकंड क्वेश्चन जो था इसका, उसको मैं बता रहा हूँ तुमको, और भी मैं बताऊंगा इसमें न्यूमेरिकल तुमको बताऊंगा कि तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाए कैलकुलेट करना। बस इसमें तुमको क्या चाहिए, सेकंड आई मीन क्या होना चाहिए, तुमको डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए। डेरिवेटिव मालूम नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, समझ में आया। अब इसके में डी वाला पार्ट जो था क्या था कि जब देखो क्वेश्चन डी का मैं बता रहा हूं इसमें कि हमने क्या किया, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, यहाँ से पार्टिकल को हमने क्या किया, फेंका, किस वेलोसिटी से, वी नट वेलोसिटी से, ठीक है। ये एंगल कितना है, थीटा है, क्या है, थीटा दिया। अब किसी टाइम टी मान लो कि पार्टिकल कहाँ है, यहाँ इस पॉइंट पे है, क्या पॉइंट, किस पॉइंट पे है, ए पॉइंट, ए नहीं चलो एम पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ इसका वेलोसिटी क्या होगा, वी एम होगा, यही तो अपने कैलकुलेट करना है रे बाबा, है ना, ठीक है। क्या करना है अपने को, कैलकुलेट करना है। अब उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे है, अल्फा एंगल पे। अल्फा कुछ भी हो सकता है, इसका हाफ भी हो सकता है, इसका 1/4 भी हो सकता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हाँ मतलब जरूर होगा, क्यों, क्योंकि अपने को तो Vm चाहिए ना यार। यहाँ भी देखो ये वाला जो ए जी का वैल्यू क्या होगा, इधर होगा जी,
अब मुझे कौन सा कंपोनेंट चाहिए, इस पे परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, यही है ना यार जी, ये वाला जी का कंपोनेंट चाहिए। इधर ही क्या होगा, देखो यहाँ भी आप ध्यान से देखोगे तो मैं पहले ही डायग्राम ड्रॉ कर दूं, इस पॉइंट पे भी आप ध्यान से देखोगे, इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे, तो ये क्या होगा, सर्कुलर आर्क बनेगा ऐसे, ठीक है, आई मीन ये आर्क बनेगा, इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ऑब्वियसली जब सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो यही ये तुमको दिया हुआ है यहाँ इस पॉइंट पे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला एंगल क्या है, अल्फा दिया हुआ है। इधर जो होगा वो क्या होगा, मुझे पहले वीएम तो चाहिए यार, वीएम तो हम कैलकुलेट कर लें। यहाँ देखो जी का वैल्यू क्या होगा, इधर जी लगेगा जी, मुझे इधर चाहिए, यही क्या होगा तुम्हारा जी एन, यही क्या होगा जी एन। अब ये अल्फा है, ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। कोई डाउट है क्या इसमें? अरे Vm पे Gn क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना यार। तो ये तुम्हारा क्या है, देखो ये अल्फा है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 माइनस क्या होगा, अल्फा होगा, और ये 90 माइनस अल्फा है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है। अब अपने को ये मालूम चल गया कि Gn इज इक्वल टू क्या होगा, Gn इज इक्वल टू क्या होगा, G cos क्या होगा, अल्फा होगा, ये तो मालूम चल गया। तो हम आसानी से यहाँ बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट M इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल स्क्वायर एट M डिवाइडेड बाई क्या होगा, Gn। यहाँ Vm का वैल्यू अपने को रखना है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, वी नट कॉस थीटा यहाँ, और यहाँ ए वाला कंपोनेंट क्या होगा, वी नट साइन थीटा, आई मीन वाई एक्सिस का। मैंने ये बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में Vm जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। तो यदि Vm है तो ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, Vm cos अल्फा, इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं Vm cos अल्फा इज इक्वल टू वी नट कॉस, क्या लिखेंगे, थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं Vm इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ वैल्यू रख दो डायरेक्ट, देखो ये क्या हो जाएगा, वी नट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, वी नट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉस क्यू अल्फा, ठीक है, क्या है, कॉस क्यू अल्फा। अब यदि दिया हुआ है कि इसका वैल्यू दिया हुआ है कि अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2 है, जिसे तुमको इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन एक, किसमें, अरे अपने BM शर्मा में एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो तुम यहाँ उन्होंने हमने एक जनरल, ठीक है, तो यहाँ तुम क्या करोगे, इफ यहाँ जो भी दिया हुआ है वैल्यू, इफ लिख सकते हो, इफ अल्फा इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाई क्या होगा 2, तो R एट M इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी क्या होगा, जी कॉस क्यूब ऑफ थीटा बाई क्या हो जाएगा। अब तुम कोई फार्मूला हो तो तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो एज इट इज क्या करो, रहने दो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जनरल केस में जब से भी आपसे कोई पूछे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको क्या करना है, ये फार्मूला यूज करना है, और ये फार्मूला जब यूज करोगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, आप रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों मेथड है। एक क्वेश्चन और ले देख लो तुम, ठीक है, जैसे मान लो कि एग्जांपल और देखो कि देखो यहाँ ध्यान से, ये क्या है, पैराबोलिक पाथ है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0, यहाँ एक पॉइंट क्या है P है, इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ 1,1, ठीक है, ये y एक्सिस हुआ और ये क्या हुआ, x एक्सिस हुआ। तो यहाँ मैं तुमसे पूछूं कि ये पार्टिकल जो है क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट O, इसका इक्वेशन लिख देता हूँ यार, क्या होगा इक्वेशन बताओगे, मैं भूल गया यार, इसका इक्वेशन क्या होगा, पाथ का इक्वेशन क्या कंसीडर करें, चलो y इक्वल टू, गलत भी लिख देता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लें यार, सही है, शायद सही होगा, मैंने ऐसा शायद सही होगा। देखो तुमको क्या करना है, फाइंड, देखो यहाँ ध्यान से, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर
कर्वेचर ऑफ क्या होगा, कर्व एट पॉइंट पी, पॉइंट क्या होगा ओ, एंड क्या होगा एंड पी। ठीक है, यहां आप देखो कर्व दिया हुआ है, सॉरी कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, तो बेटर क्या है हम किस मेथड से जाए, डायरेक्ट पाथ इक्वेशन वाला मेथड, आई मीन जो सेकंड मेथड मैंने बताया था उसको यूज करो। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, अब देखो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, r इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन मॉड ऑफ d2y अपॉन क्या होगा dx2। ठीक है, क्या हुआ, मॉड ऑफ d2y अपॉन dx2। बस यही फार्मूला। अब देखो ये तुम बोलोगे सर याद कैसे होगा, यार जितने टाइम, देखो मैं कितने बार लिख रहा हूँ, उसी तरह तुम भी जितने टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने टाइम ये फार्मूला यूज करो। ठीक है, अब अपने को y दिया हुआ है, देखो नाउ देखो तो क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x, और d2y डायरेक्ट लिखता हूँ d2y अपॉन dx2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब एट एनी पॉइंट लिखना है तो देखो r इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वैल्यू रख दो, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर के पावर क्या होगा 3/2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, तुमको कहीं रखना है x का वैल्यू रखते जाओ। अब देखो ऐड क्या होगा, अब मैं बोलूं कि नहीं, r क्या होगा r एट o के लिए यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो यहाँ कैसे होगा, ऐसे होगा, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, एक कर्व हो गया। यहाँ आप देखोगे तो कुछ इस टाइप का क्या होगा, इस टाइप का पाथ बनेगा, इधर कहीं रेडियस ऑफ क्या होगा कर्वेचर, हर जगह क्या होगा रेडियस। ठीक है, तो आर ओ आपको कैलकुलेट करना है, तो देखो तो यहाँ x का वैल्यू क्या है 0, y का वैल्यू 0, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0 के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2, और ये कितना होगा 0.5 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी x और y डिपेंड करता है कि किस में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। उसी तरह तुमको p पे निकालना है, तो यहाँ x का वैल्यू क्या रखोगे 1 रखोगे, तो वहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मालूम चल जाएगा, तो r एट p इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ध्यान से 1 प्लस 4 के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ लिख सकते हैं 5√5 के पावर क्या हो जाएगा 2, सही है क्या, अरे समझ में आना 5 क्यूब। ठीक है, और उसका रूट लिखोगे तो क्या हो जाएगा 5√5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2.5√5 सेंटीमीटर क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जनरल केस में एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, कि हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लो। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम एंगुलर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी इस क्लास में बस इतना ही। अब आप लोग इस पे प्रैक्टिस करते रहे। आज जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ाया, तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई भी बुक मिले उस पर आप देखिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। ऑब्वियसली आज का लेक्चर देखने के बाद यदि प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको सभी चीज़ें कंप्लीटली समझ में आएगा। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।